Good morning, everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on monograph. आज मैं आपको मोनोग्राफ के बारे में समझाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये बोलने वाला हूँ, जो मोनोग्राफ क्या होते हैं, जहाँ पर आपको मैं ये भी समझाने वाला हूँ, जब मोनोग्राफ को आप क्लासिफाई करोगे, तो मोनोग्राफ कितने तरीके से क्लासिफिकेशंस किया जाते हैं और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलने वाला हूँ, जो मोनोग्राफ के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं। उसके साथ आपको मैं ये भी सिखाने वाला हूँ जो जनरली मोनोग्राफ रिगार्डिंग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जब पूछा जाते हैं तो कैसे पूछा जाता है, जब पूछेंगे तो उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो ये सभी पॉइंट जानने से पहले और सभी पॉइंट को समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी का वेलकम करता हूँ। और उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को बोलना चाहता हूँ, जब वीडियो को आप देखोगे वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को प्लीज स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं मोनोग्राफ होते क्या है। एंड जनरली इस क्वेश्चन को जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो और एग्जाम हॉल में जब आपको पूछा जाते हैं तो पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाते हैं, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ। दैट मीन्स फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ होते क्या है, और जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जो डेफिनेशन आपको जब एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे तो डेफिनेशन आपको लिखना है। सो डेफिनेशन क्या है? A pharmaceutical monograph usually contain the basic chemical informations for ingredient as well as description and function. A monograph contain detailed instruction for identification, purity test, other specific test to limit amount of the undescribed impurities, all of which may be used in various common requirement for manufacturing and formulation concerned with a quality of their ingredient and product. अभी ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बोला, इस डेफिनेशन को आप सिंपल फॉर्म में एंड सिंगल वर्ड में बोलना चाहते हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो मोनोग्राफ एक ऐसे बुक है, मोनोग्राफ एक ऐसे प्लेम्पलेट है, मोनोग्राफ एक ऐसे डॉक्यूमेंट है दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो मोनोग्राफ बेसिकली क्या है। सो इसको आप एक बुक के हिसाब से कंसिडर करो, इसे आप एक पैम्पलेट के हिसाब से कंसिडर करो और इसे आप एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से कंसिडर करो, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। और इसके अंदर आप क्या दिखोगे, जब मोनोग्राफ को आप ऑब्जर्व करोगे तो उस जगह पे वो मोनोग्राफ, एक मोनोग्राफ क्या क्या कंटेन कर सकते हैं। एक मोनोग्राफ कंटेन करते हैं डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिटी टेस्ट, अदर स्पेसिफिक टेस्ट टू लिमिट द अमाउंट ऑफ अनडिस्क्राइबल इम्प्योरिटीज, ऑल व्हिच मे यूज टू वेरियस कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन कॉन्सर्न। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर ली जो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ क्या होते हैं, और जब आपको इसे पूछा जाएंगे तो इसका डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखोगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ की जरूरत क्या होते हैं, मोनोग्राफ की पर्पस क्या है। सो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट टूल for assurance of the quality of marketed pharmaceutical ingredient and product through the testing of their quality। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो मोनोग्राफ एक इंपॉर्टेंट टूल्स है, जिसे आप एक इंपॉर्टेंट टूल्स के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट टूल्स किसके लिए है? फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर लिए जो मोनोग्राफ क्या है, और उसके साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व कर लिए जो मोनोग्राफ की पर्पस क्या होते हैं। जनरली एग्जाम हॉल में मैक्सिममली ये भी क्वेश्चन को देखा गया है और पूछा गया है, जब आप मोनोग्राफ को क्लासीफाई करोगे तो उस जगह पे मोनोग्राफ कितनी टाइप के है और कितनी टाइप में से क्लासीफाई किया जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो मोनोग्राफ को हम लोग बेसिकली 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, और वो 3 भाग क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मोनोग्राफ, दूसरे को हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक मोनोग्राफ, एंड थर्ड जो पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बाइंड मोनोग्राफ। जैसे आप इस जगह पे ये भी देख पा रहे हो, जो स्टैंडर्ड मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या होते हैं, थेराप्यूटिक मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या होते हैं, एंड कॉम्बाइंड मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड मोनोग्राफ के अंदर आप क्या देख पाओगे, जैसे स्टैंडर्ड मोनोग्राफ के अंदर आप यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे बोटानिकल फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्यूरिटी रिक्वायरमेंट, केमिकल एसे एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। उसी तरीके से थेराप्यूटिक मोनोग्राफ के अंदर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, थेराप्यूटिक मोनोग्राफ के अंदर हम लोग डेफिनेशन ऑफ द प्लांट ड्रग, क्लिनिकल एप्लीकेशन, फार्माकोलॉजी,
देन वार्निंग, देन प्रिक्वेशन, एडवर्स इफेक्शन एंड उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उसका पोसोलॉजी। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जब कंबाइंड मोनोग्राफ की हम लोग बात करेंगे तो कंबाइंड मोनोग्राफ क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आपकी समझाया जो स्टैंडर्ड मोनोग्राफ के अंदर क्या है और थेरापेटिक मोनोग्राफ के अंदर क्या है, और जो स्टैंडर्ड एंड थेरापेटिक मोनोग्राफ को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो उस जगह पे जितनी सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया ये सभी पॉइंट आपका यहाँ पर कंबाइंड मोनोग्राफ के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए, जब हम लोग मोनोग्राफ को क्लासिफाई करेंगे तो मोनोग्राफ के क्लासिफिकेशंस क्या होंगे, और उस क्लासिफिकेशंस के अंदर हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व कर लिए जो इंडिविजुअल मोनोग्राफ के अंदर हमें कौन से पॉइंट को देखना है। जैसे अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जब आपको एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन को पूछा जाएंगे जो मोनोग्राफ के अंदर कौन से फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं और इंक्लूड होते हैं जो आपको डिटेल में लिखना है। जनरली इस जगह पे मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को जनरली शॉर्ट नोट के फॉर्म में ही पूछा जाते हैं, और जितनी सारे बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो और जितनी बार एग्जाम कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को आप ऑब्जर्व करो तो हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन देखा गया है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ के क्लासिफिकेशन क्या है, मोनोग्राफ के बारे में आप शॉर्ट नोट लिख के दो। जब आपको शॉर्ट नोट पूछे तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग अब देख लेते हैं जो मोनोग्राफ के अंदर कौन से इंपॉर्टेंस पॉइंट आते हैं। सो वही पॉइंट मैं अभी आपको समझाने वाला हूं और ये सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे पहले जो पॉइंट आते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर टाइटल के हिसाब से कंसीडर करते हैं। सो टाइटल क्या है? सो द मेन टाइटल ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इज इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टी नेम दैट इज कॉल्ड एज एन INN व्हिच इज अप्रूव बाय हु। जैसे आप सभी जानते हो हु का मतलब क्या है। सो इस जगह पे ये भी है, जब हम लोग कोई कंपाउंड एंड कोई भी ड्रग की टाइटल को हम लोग मेंशन करेंगे तो उस जगह पे हो सकता है उसका सिनोनिम भी हो। जैसे मैंने हर एक लेक्चर के अंदर हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने समझाया, जो टाइटल आपका सब टाइटल भी हो सकता है, उस जगह पे वो आपका सिनोनिम भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से देख रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग प्रेसिपिटेट चौक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं जो टाइटल क्या है और टाइटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाते हैं मोनोग्राफ के अंदर। अभी सेकेंड पॉइंट आ रहा है मोनोग्राफ के अंदर जिसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। सो केमिकल फॉर्मूला क्या है? सो व्हेन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑफिशियल सब्सटेंस इज नोन or generally accepted, the graphical and molecular formula are normally given at a beginning of the monograph for information. As an example, हम लोग जब किसी का केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं कोई कंपाउंड की तो उस जगह पे हम लोग उसका मैक्सिममली उस कंपाउंड का नेम को, उस कंपाउंड के फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू द IUPAC के हिसाब से ही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो मोनोग्राफ के अंदर टाइटल क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व कर लिए जो केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, और उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा जब आपको केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करना है तो उस जगह पे आपको कौन से प्रोसेस से करना है। मैंने अभी आपको क्या बोला, जब आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट करोगे तो उस जगह पे फॉर्मूला को आपको अकॉर्डिंग टू द IUPAC के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। तो अभी थर्ड जो पॉइंट है जिसे हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कंसीडरेशंस करते हैं। जैसे आप जानते हो जो हर एक कंपाउंड की इंडिविजुअल मॉलिकुलर फार्मूला होते हैं। सो मॉलिकुलर फार्मूला होंगे तो डेफिनेटली उस कंपाउंड की मॉलिकुलर वेट भी होंगे। तो जब आप कोई भी कंपाउंड के मोनोग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो उस मोनोग्राफ के अंदर उस कंपाउंड की और उस मॉलिक्यूल की एटॉमिक एंड मॉलिकुलर वेट भी आप देख पाओगे। जैसे एग्जांपल के हिसाब से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का ऑब्जर्व करते हो तो उस जगह पे आप देख पाओगे मोनोग्राफ के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड की और मॉलिकुलर वेट उसका 202.30 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए एटॉमिक वेट क्या होते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो उसका कैटेगरी क्या है। सो दिस पार्ट ऑफ द मोनोग्राफ एक्सप्रेस द फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड। दैट मीन्स ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी हमें ये इंडिकेट करते हैं जिस कंपाउंड का मोनोग्राफ आपका एक्सप्लेनेशन किया गया है और बोला जा रहा है वो कंपाउंड कौन से कैटेगरी के है। वो कंपाउंड एंटीबायोटिक है, वो कंपाउंड एंटासिड है, वो कंपाउंड लैक्साटिव है। सो कौन से कैटेगरी वो कंपाउंड है वो डिस्कस करते हैं और वो एक्सप्लेनेशंस किया जाते हैं कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कैटेगरी क्या है। उसी तरीके से हर एक कंपाउंड की डोज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि डोज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब तक आप उस कंपाउंड की डोज हम लोग नहीं जानेंगे तब उस जगह पे उस कंपाउंड को हम लोग अप्लाई भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल जब कंपाउंड को हम लोग ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे उस कंपाउंड के मोनोग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व करें तो उस मोनोग्राफ के अंदर उस कंपाउंड की डोज भी इंपॉर्टेंट है, डोज भी बोला जाता है। सो डोज क्या है? सो इट प्रोवाइड द क्वालिटी गाइडलाइंस टू प्रेस्क्राइबर और द फिजिशियन टू अचीव द डिजायरेबल थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड दिस डोज कैन बी ऑल्टर or
रिटन रिक्वायर्ड। सो एज एन एग्जांपल आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसका जो डोज होते हैं, डोज यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो डोज वेरिएशन होते हैं 1 से लेके 5 ग्राम तक। जैसे आप जब पोस्टोलॉजी चैप्टर आपने पढ़ाई किया तो वहाँ पर आपने देखा जो डोज की कैलकुलेशंस क्या होते हैं और डोज की कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाते हैं, तो उस जगह पे आके आप इस पॉइंट को कंसीडर करते हो, तो उस जगह पे आप कंसीडर कर सकते हो जो डोज किसी भी कंपाउंड की फिक्स नहीं होते, वो वेरिएबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट के हिसाब से। और जब तक आप डोज नहीं जानोगे उस कंपाउंड की, तब तक उस कंपाउंड के थेरापेटिक इफेक्ट आपको परफेक्टली नहीं मिल पाएंगे। और यही पॉइंट को मैंने आपको अभी समझाया कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल से, जहां पर आप देख पा रहे हो इसका जो डोज है, ये डोज है 1 से लेके 5 ग्राम तक। तो यहाँ भी हम लोग देख लिया इसका डोज को। अभी हम लोग देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है मोनोग्राफ के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस सॉल्युबिलिटी पॉइंट से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कंपाउंड इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, जिस कंपाउंड के एक्सप्लेनेशंस किया जा रहा है, वो कंपाउंड सॉल्युबल कैसा है और उसका सॉल्युबिलिटी कैसे होते हैं। सो जनरली जब हम लोग किसी कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एक टेम्परेचर को कंसीडर करके चलते हैं, और वो टेम्परेचर की जो रेंज आप देख रहे हो, वो रेंज है 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हो, और मेरा सजेशन ये है जो स्टूडेंट्स को ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखना है। एज एन एग्जाम्पल, जब सॉल्युबिलिटी को आप ऑब्जर्व करोगे तो इस जगह पे हम लोग मोनोग्राफ के अंदर अलग अलग टाइप के वर्ड यूज करते हैं, जैसे वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। सो ये जो वर्ड में अभी यूज किया, इसका मीनिंग भी आपको याद रखना है। जब आप यहाँ पर वेरी सॉल्युबल बोल रहे हो, तो इसका मीनिंग ये हो रहा है इट लेस देन 1 पार्ट। जब फ्रीली सॉल्युबल है, तो इस जगह पर उसका मीनिंग होते हैं 1 से लेकर 10 पार्ट सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब होते हैं 10 से लेकर 30 पार्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होते हैं 30 से लेकर 100 पार्ट। एंड स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब होते हैं 100 से लेकर 1000 पार्ट। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब होते हैं 1000 से लेकर 10000 पार्ट। और इनसॉल्युबल का मतलब ये हो रहा है जो इसका जो सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी के फैक्टर क्या है, ये रेंज है 10,000 पार्ट तक। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो सॉल्युबिलिटी क्या है और उसका सॉल्युबिलिटी के बारे में जो इंडिविजुअल जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर में भी जब आप इंडिविजुअल कोई कंपाउंड को देखोगे और जानोगे, तो उस जगह पे हम लोग ये सॉल्युबिलिटी वर्ड को यूज करेंगे, और उस जगह पे आपको डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी वर्ड के अंदर आप देख पाओगे जो वहाँ पर लिखा जाएंगे वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो उस जगह पे जब ऐसा वर्डिंग लिखा जाए, तो उस कंडीशन में आप इसे प्रेडिक्ट कर पाओगे जो उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जब इंडिविजुअल कंपाउंड की इंडिविजुअल तरीके से आइडेंटिफिकेशंस किया जाते हैं, और ये भी मोनोग्राफ के अंदर मेंशन किया जाते हैं जो उस कंपाउंड को आप किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। सो आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीका है। तो इसमें से मैंने यहाँ पर 3 तरीका मेंशन की, जैसे आप यहाँ पर इंफ्रारेड और आईआर के हिसाब से, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से उस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट से उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, और उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके भी उस कंपाउंड को आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो ये आइडेंटिफिकेशंस पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी कंपाउंड की इंडिविजुअल मोनोग्राफ के अंदर। सो अभी पॉइंट नेक्स्ट आ रहा है जो टेस्ट एंड एसे क्या है। सो दिस आर ऑफिशियल मेथड अपन व्हिच द स्टैंडर्ड ऑफ द फार्माकोपिया डिपेंड। सो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया टेस्ट। अभी बात आ रहा है लिमिट, जैसे आप बहुत बार बार सुन चुके हो जो लिमिट का मतलब है क्या है, और लिमिट के बारे में आप प्रैक्टिकल लैब में भी आपने डेफिनेटली इसका परफॉर्म भी किए हैं। सो लिमिट क्या होते हैं, सी दिस आर द टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई and control the small quantity of impurities which are likely to present in the substance. The limit give are the based on the data obtained in the normal analytical practice. जैसे मैंने अभी बोला, जो आपका जो लैब में आप जब जाओगे तो उस जगह पे आपने परफॉर्म किए ही होंगे जो लिमिट टेस्ट, आपके टीचर ने आपको समझाया गया होंगे जो लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, लिमिट क्या होते हैं। आज जहाँ पर हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वो लिमिट टेस्ट आपका क्लोराइड की हो, सल्फेट की हो, आर्सेनिक की हो, और वो हैवी मेटल की हो, लीड की हो, जहाँ पर भी हो, उस जगह पे हम लोग यही फाइंड आउट करना चाहते हैं जो सब्सटेंस आपको दिया जा रहा है उस सब्सटेंस के अंदर कितनी क्वांटिटी में इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो यही जो वर्ड मैंने अभी आपको समझाया, इसी का मीनिंग लिमिट होते हैं। और ये जो लिमिट है, सो दिस लिमिट गिव आर द बेस ऑन द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द नॉर्मल एनालिटिकल प्रैक्टिस। तो ये लिमिट वाला जो वर्ड मैंने आपको समझाया, ये भी आपका इंडिविजुअल कंपाउंड के मोनोग्राफ के अंदर कंसीडर किया जाते हैं। और जैसे आप पहले से सुन के आ रहे हो ऐसे, और आप जानते भी हो इंडिविजुअल कंपाउंड को परफॉर्म करने के लिए उसका अलग अलग टाइप के ऐसे होते हैं, एंड ये ऐसे भी एक मोनोग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एन ऐसे गिवन डिटेल एनालिटिकल मेथड फॉर सब्सटेंस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंसर्न ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल
इन ए गिवन टेस्ट सैंपल। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं जो ऐसे का मतलब क्या होते हैं। जैसे आप जानते हो जो हर एक कंपाउंड के कंडीशन अलग होते हैं, हर एक कंपाउंड का स्टेट अलग होते हैं। तो जब कंपाउंड के कंडीशन स्टेट अलग होंगे तो डेफिनेटली उस कंपाउंड का स्टोरेज कंडीशन भी अलग होंगे। और जब आप स्टोर करोगे तो स्टोर करने के लिए भी हम लोग मोनोग्राफ के अंदर अलग अलग टाइप के वर्ड आप देख पाओगे। जैसे आप देख सकते हो कोल्ड वर्ड, आप देख सकते हो कूल वर्ड, रूम टेम्परेचर, वार्म, एक्सेसिव हीट। तो इस जगह पे स्टूडेंट्स को याद रखना है जो आपको कोल्ड बोला जा रहा है इसका मतलब ये होता है उसका जो रेंज है वो रेंज हो जाएंगे आपका 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस। कूल का मतलब होता है 8 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन वर्किंग एरिया। वार्म का मतलब होते हैं 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। एंड एक्सेसिव हीट का मतलब होते हैं अबव 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो जो यहाँ पर इंडिविजुअल जब स्टोरेज की बात हम लोग करेंगे और उस जगह पे जब कंडीशन हम लोग बोलेंगे वो इंडिविजुअल कंडीशंस का मीनिंग क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कोल्ड का मतलब, कूल का मतलब, रूम टेम्परेचर का मतलब, वार्म का मतलब और एक्सेसिव हीट का मतलब क्या होते हैं जो हम लोग मोनोग्राफ के अंदर आपको समझाए जाते हैं। एंड जो अभी पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूँ ये है स्टोरेज कंडीशन। जैसे मैंने अभी बोला जो आप कोई भी कंपाउंड को जब स्टोर करोगे तो उस जगह पे आपको स्टोर करने के लिए वो डेफिनेटली आप कोई ना कोई टाइप के कंटेनर के अंदर उसे रखोगे, क्योंकि जब तक आप उस कंटेनर के अंदर नहीं रखोगे तो डेफिनेटली उसको आप स्टोर भी नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली मोनोग्राफ के अंदर आप देख सकते हो जो स्टोरेज कंडीशन में मेनली 3 टाइप के हम लोग यूज़ करते हैं। एक हो सकता है आपका वेल क्लोज कंटेनर, दूसरा होते हैं जिसे हम लोग टाइटली क्लोज कंटेनर बोलते हैं, एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसे हम लोग लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है जो वेल क्लोज कंटेनर क्या होते हैं। सो दिस इम्प्लाई द सब्सटेंस is unstable and get protected from the dust एंड इंसेक्ट एक्सेट्रा। सो ये जो वेल क्लोज कंटेनर है इसका मेन एम यही होते हैं जो कंपाउंड को स्टेबिलिटी दे। और कंपाउंड को कहाँ से स्टेबिलिटी दे सकता है? जो वेल क्लोज कंटेनर मेनली स्टेबिलिटी दे सकता है फ्रॉम डस्ट से और फॉर इंसेक्ट से। उसी तरीके से जब टाइट क्लोज कंटेनर की हम लोग बात करेंगे तो टाइट क्लोज का मतलब ये हो रहा है जो कंपाउंड को आप स्टोर कर रहे हो कोई कंटेनर के अंदर, जहाँ से वो कंटेनर क्या कर सकते हैं उस कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिएक्शन से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो और कार्बन डाइऑक्साइड से भी कर सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ पर आप गैसेस से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको टाइटली क्लोज कंटेनर बोलते हैं। एंड लास्ट जो वर्ड मैंने अभी आपको बोला जिसे हम लोग लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर बोलते हैं, इसका मतलब हम लोग उस कंटेनर की बात कर रहे हैं जिस कंटेनर के पास ये कैपेसिटी हो जो लाइट सेंसिटिविटी से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। और जनरली जब हम लोग लाइट सेंसिटिव एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर यूज करते हैं तो जनरली वो एम्बर्ड कलर का नहीं तो डार्क कलर का होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो स्टोरेज कंटेनर कैसे टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला वेल क्लोज कंटेनर, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम आपका वेल क्लोज कंटेनर की है। तो यहाँ से देख के आप ये समझ सकते हो जो वेल क्लोज कंटेनर मेनली कौन से टाइप के होते हैं। अभी जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, फिगर देख रहे हो, ये डायग्राम आपका टाइटली क्लोज कंटेनर है। तो ये देख के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो जो टाइटली क्लोज कंटेनर क्या होते हैं। और अभी जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम आपका लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर है, जो कलर भी आप देख सकते हो ये एम्बर्ड कलर की है। तो यहाँ से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो और समझ सकते हो जो अलग अलग टाइप के कंटेनर की अलग अलग टाइप की मीनिंग है और अलग अलग टाइप के कंटेनर अलग अलग टाइप के आप ऑब्जर्व कर पाओगे। सो ये आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। और आज के लेक्चर में आपने समझ लिए जो मोनोग्राफ क्या होते हैं, मोनोग्राफ के डेफिनेशंस क्या है, मोनोग्राफ की पर्पस क्या है। उसके साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व कर लिए जो मोनोग्राफ के टाइप क्या होते हैं और मोनोग्राफ के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं। सो आज के लेक्चर में जितना मैंने आपको समझाया ये सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। जब एग्जाम में आपको पूछा जाएंगे तो इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। सो थैंक यू ऑल।